करेंगे नो योर कंपनी में। आज एक मार्केट है और सेक्टर उसको समझेंगे गो इंडिया सिक्योरिटीज गो इंडिया स्टॉक्स .com के मैनेजमेंट से, जो उसके फाउंडर हैं राकेश अरोड़ा जी। खबर दरअसल ये है कि चीन ने एक बड़े स्टिमुलस कहें तो ज़्यादा समझ में आएगा लोगों को, लेकिन उस तरह का ऐलान किया है कि उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट RRR कटौती करने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने 7 डे का जो RRR होता है यानी रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो, उसमें 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इतना ही वो और आगे भी करने की बात करें। साथ ही जो सेकंड होम बायर हैं उनके लिए भी और रिलैक्सेशन दिया कि मार्जिन मनी 25 की बजाय 15% उनको देनी चाहिए। तो बहुत सारे शॉप्स की झड़ी लगा दी चाइना ने, और उसकी वजह से हमने देखा कि चाइनीज़ कंपनियों के स्टॉक्स में जो गोल्डन ड्रैगन इंडेक्स है वो करीब 9% ऊपर गया। 2020 के बाद इतनी बड़ी रैली बनी, शंघाई में 4% की तेज़ी बनी। तो एक बहुत दिक्कत से जूझ रही इकॉनमी में इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। या इसको और मोटी बात के तौर पे आप समझें कि पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकर्स अब सिस्टम में पैसा और झोंकने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसको कैसे समझना चाहिए, इसी में बातचीत करेंगे। राकेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नमस्कार। तो सर, ये जो दो घटनाएं हम लोगों ने देखी, अभी तुरंत फेड ने रेट कट किया और अब इधर चाइना में झड़ी लग रही, ग्लोबल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझो, फिर उसके बाद मेटल वाला में फिर समझाइए। देखिए, चाइना से काफी टाइम से उम्मीद थी कि अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के स्टिमुलस देगा, और फाइनली अभी ये फर्स्ट राउंड ऑफ स्टिमुलस आया है, जिससे कि चाइना के स्टॉक्स में तेजी भी हुई है। और क्योंकि चाइना एक लार्ज कंज्यूमर है मेटल्स का, तो उस वजह से कमोडिटीज में भी थोड़ी सी हरकत आई है। और अभी उम्मीद ये है कि अक्टूबर वगैरह में और भी थोड़ा स्टिमुलस देंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम चल रही है चाइना में वो काफी डीप है। तो केवल मॉनेटरी स्टिमुलस से कुछ होने वाला नहीं है। अभी कॉन्फिडेंस लेवल काफी हिला हुआ है वहाँ पे कंज्यूमर्स का, तो उसको सुधारने के लिए कुछ फिस्कल स्टिमुलस वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट पॉजिटिव बना है, बट बहुत कुछ करना होगा अगर इसको सस्टेन रैली में कन्वर्ट करना है। तो जैसे आपने कहा कि अभी बहुत कुछ और करना पड़ेगा, तो हाउसिंग इनका बहुत मुश्किल में था, वहाँ बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स हुए। हालांकि उन्होंने सेलेक्टेड पॉकेट पे मदद की है, जैसे कि उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को गिरने नहीं दिया, उनका एक्सपोर्ट एक्चुअली भी 1-2% बढ़ा ही है अगर ग्लोबली देखें तो, लेकिन ये वाला पॉकेट काफ़ी कमज़ोर था। तो आपको लगता है कि ये जो एक्सेस लिक्विडिटी क्रिएट हो रही फिर से ग्लोबली, यूएस में भी वही हो रहा है, ये आगे जाते हुए फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी क्या? अभी तो अपन उससे काफी दूर हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल यूएस की इकोनॉमी ले लें या चाइना की इकोनॉमी ले लें, वो एक काफी स्लो डाउन की तरफ जा रही है, उसको सपोर्ट की जरूरत है। तो उसके लिए ये रेट कट वगैरह काफी इम्पोर्टेंट थे। तो बट यहाँ से मतलब वो साइकिल थोड़ा लंबा होता है, इतना नजदीक नहीं है कि जल्दी प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी तो पहले ये देखना है कि ये इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाता है कि नहीं। और अभी जिस तरह की उम्मीद है कि भाई और स्टिमुलस लगेगा तब जाके सपोर्ट मिल पाएगा। तो अभी ओके। अपन उस अपवर्ड साइकिल से बहुत दूर है। अभी तो ये डाउनवर्ड का स्टार्ट हुआ है। तो और किस तरीके की चाइना इस तरह से आप उम्मीद करें जो स्टेप्स वो ले सकता है, क्या डायरेक्ट फिस्कल वाले स्टेप की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो डायरेक्ट स्टेप ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि अभी क्या है, जब कॉन्फिडेंस आपका हिला हुआ है कस्टमर का, तो उसको आप सस्ते में लोन दे दें या तो उससे कुछ होने वाला नहीं है ना। जब तक कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं तब तक वो पैसा खर्चा नहीं करेगा, भले ही कितने भी सस्ते में लोन मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को खुद ही खर्चा करना पड़ेगा जाके, ताकि जॉब्स क्रिएट हों, ताकि कमाई बढ़े, तब जाके कॉन्फिडेंस थोड़ा इम्प्रूव होगा। तो उसमें टाइम लगता है, मतलब वो रेट कट से एकदम मिलने वाला नहीं है। सर, ये जो 2 दिन से मेटल प्राइसेस बहुत भाग रहे हैं इस उम्मीद में कि कुछ बहुत बदल जाएगा, और हालांकि वहाँ की बहुत 4-5% कंपनियां हैं जो प्रॉफिट बना रही होंगी, लेकिन प्राइसेस जो मूव देखने को हमें मिल रहा है, क्या इसको अगर हम कॉन्टेक्स्ट में समझें कि ये सस्टेनेबल है नंबर एक, और इसका हम लोगों के ऊपर यानी इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा खासतौर पर मेटल के कॉन्टेक्स्ट में? तो ऐसा 2-3 चीजें हो रही हैं। एक तो मतलब यूएस जब रेट कट करता है तो डॉलर वीक होता है, तो उससे कमोडिटी को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। तो पहला तो वो है। दूसरा, चाइना में हालत इतनी खराब हो गई थी, आयरन ओर $140 से गिर के $90 आ गया था, एक्चुअल में उसके नीचे भी चला गया था। तो अभी ये जो स्टिमुलस की बात हुई है, तो लोगों को लग रहा है चलिए एक सपोर्ट आ गया इकोनॉमी को, तो हो सकता है यहाँ से ज्यादा डिमांड घटे ना। तो ये कमोडिटीज को एक सपोर्ट मिल गया है।
अब इसमें भी जो कमोडिटीज, जो नॉन फेरस टाइप कमोडिटीज है, जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, जहाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, वो फटाफट रिएक्ट करती हैं। वो एक्सपेक्टेशन पे चलती है। जैसे एल्यूमिनियम है, अभी एल्यूमिनियम की डिमांड एक रातों रात तो कोई बढ़ नहीं गई है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि भैया ठीक होगा। तो हमारे यहाँ जैसे फ्यूचर्स ऑप्शन लेते हैं, वैसे ही कमोडिटीज में भी ग्लोबली चलता है। तो लोगों को लगता है डिमांड इंप्रूव होने वाली, तो जाके कमोडिटी के फ्यूचर्स ले लेते हैं। तो उससे एकदम चल पड़ता है। लेकिन अब फिलहाल अपने एक रेंज बाउंड में ही फंसे हुए हैं। ऐसा कोई ब्रेकआउट नहीं आ गया कमोडिटी प्राइसेस में। एक रेंज में ही हम रुके हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि उस रेंज से हम निकल पाएंगे, क्योंकि काफी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। एक ये मतलब स्टार्ट और सुपर साइकिल जैसा दिख नहीं रहा अभी तक। अच्छा, राकेश, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने, क्योंकि एक आध प्रमोटर हैं जो शायद पब्लिकली ऐसा उन्होंने बोले कि हम तो फिर से सुपर साइकिल में जा रहे हैं। क्या हम इसको अलग अलग करके देखें कि फेरस की कहानी अलग और नॉन फेरस की अलग है, यानी एल्युमिनियम कॉपर में दूसरी कहानी चल रही है और दूसरी तरफ दूसरी कहानी, ऐसा भी कुछ करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो नॉन फेरस है उसमें एल्यूमिनियम को मैं नहीं गिनूंगा उतना लेवल पे, क्योंकि एल्यूमिनियम की कैपेसिटी लगाना इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, और बॉक्साइट काफी अवेलेबल है। कॉपर में जरूर थोड़ा बहुत ये है कि अगर नए रिसोर्सेज नहीं आते और नया एक्सप्लोरेशन नहीं करते, तो 5-6 मिलियन टन का शॉर्टफॉल हो सकता है अगले 5-10 साल में जाके। तो नॉन फेरस की डिमांड लेकिन थोड़ा ज्यादा रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर न्यू एज इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ईवीज आ रहे हैं, रिन्यूएबल आ रहा है, तो वहां पे थोड़ा इनकी खपत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फेरस। बट ऐसा नहीं है कि आप सोलर पैनल लगा रहे हैं तो स्टील भी लगता ही है उसके अंदर। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं लगेगा, बट यहाँ पे थोड़ी सी खपत बढ़ जाती है। तो चलेंगे तो सारे साथ ही, लेकिन थोड़ी तेज दौड़ लगा सकते हैं नॉन फेरस, जहाँ पे अगर सप्लाई प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, तो वहां पे थोड़ा एक ज्यादा इंक्रीज आने की उम्मीद है। और नॉन फेरस में भी कॉपर आप कहने के, हालांकि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो सोलर पैनल लगता है उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर वो तो लोहे का ही है तो वो उसको काफ़ी बड़ा कंजम्पशन होगा, लेकिन हाँ कॉपर में थोड़ा हो सकता है। तो ये मेटल कहानी तो अपनी इंडियन कंपनीज के लिए ये कोई चिंता की बात होनी चाहिए कि प्राइसिंग एक बार थोड़ा फिर से इम्प्रूव हो रही है, फिर वही गिर जाएगी? अभी ऐसा है कि एल्यूमिनियम $2,000 के नजदीक चला गया था, अभी 2400-2500 फिर आ गया है। आयरन और 85 के आसपास चला गया था, अभी 95 आ गया है। तो थोड़ा रिबाउंड आया है, और हमारे जो स्टॉक्स है उसमें भी थोड़ा रिबाउंड आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड ठीक है, बट क्या ये मतलब साल भर का ट्रेड है, वैसा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी देखते हैं चाइना क्या करता है, कैसे इकोनॉमी ग्लोबली प्ले आउट करती है। और भी बहुत सारे चीजें हैं जो प्ले आउट कर रही हैं, जैसे कि अब हम चाह रहे हैं कि डिमांड तो आएगी न्यू एज बिजनेसेस से, रिन्यूएबल ईवी वगैरह से, बट ग्लोबली जो कंट्रीज हैं, वो जो माल चाइना से आना है उस पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। अब खुद तो उतना कैपेसिटी है नहीं बनाने का, और चाइना से लेना नहीं है, तो फिर डिमांड कहाँ से आएगी? तो ये सुपर साइकिल की जो स्टोरी है, वो हो सकता है ना ही हो, ना निकले। और यूएस इलेक्शन में क्या होता है उस पर भी काफी डिपेंड करेगा कि हम रिन्यूएबल को कितना सीरियसली तेजी से चलते हैं। और तो ये बहुत सारी चीजें अभी देखना बाकी है। तो अभी ऐसा कोई मतलब बहुत तेजी का रुझान नहीं। हाँ, शॉर्ट टर्म टैक्टिकल ट्रेड की तरह एक खरीदा जा सकता है, 10-15% अपसाइड। जो ओपेक की सर लेटेस्ट रिपोर्ट है वो तो 2050 तक के जो प्रोजेक्शंस दिए उसमें वो कह रहे हैं कि ईवी साइकिल उतनी तेज़ी से नहीं चल रही जितनी लोग उम्मीद कर रहे थे। तो ये अलग बहुत अच्छा पॉइंट है आपका कि यूएस इलेक्शन के रिजल्ट भी तय करेंगे कि रिन्यूएबल का कितना फोकस होना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प की राय अलग है और डेमोक्रेट्स की राय अलग है। अब सर मेरे को बिग पिक्चर के तौर पे ये समझाइए, इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट, क्या पूरी दुनिया की इकॉनमी और मार्केट में एक थ्रेट है क्या? बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, इस लेन में थोड़ा सा डर है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगला 10 साल 20 साल इंडिया के हैं। इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड आ रहा है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, डिमांड खुद की है। तो लॉन्गर टर्म ट्रेड तो इंडिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हॉट मनी होता है, जो जैसे कि अभी इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है यूएस में, तो वहां से पैसा निकल के इमर्जिंग मार्केट में जाना है। अब आज चाइना ने रेट कट कर दिया, चाइना अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, उसका मार्केट ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एफआई इंडिया पे ही वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कूद पड़ेंगे। हॉट मनी जो होता है वो शॉर्ट टर्म ट्रेड की तरफ ज्यादा जाता है। तो मुझे लगता है चाइना को हो सकता है कि ज्यादा चला जाए। दूसरा, अगर अपन देखें तो रियल इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ इतने ज्यादा भी नहीं है, जितने कि अदर इमर्जिंग कंट्रीज लाइक ब्राजील वगैरह में है। वहाँ 500 500 बेसिस पॉइंट रियल इंटरेस्ट रेट चल रहा है।
तो पहले वहां पे जाएगा पैसा। तो मुझे लगता है कि इंडिया में आना है लॉन्गर टर्म पे, लेकिन हमारे जो वैल्यूएशन है और वो सब देखते हुए जरूरी नहीं है कि एफआईज यहाँ इंडिया पे इमीडिएटली कूद पड़े। हॉट मनी मुझे लगता है कि जो ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं वहां पे जाने की उम्मीद ज्यादा दिख रही है मुझे भी। तो क्या इंडियन इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब साल 6 महीने 2 साल के लिए थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए? मार्केट में एक बड़ा करेक्शन हो सकता है। नहीं, करेक्शन तो इतना आने वाला नहीं है, क्योंकि क्या है ना, जब इंडिया लॉन्ग टर्म स्टोरी है तो 2 5 7% का करेक्शन आएगा तो बायर्स चले आएंगे। फॉरेन बायर्स भी आ सकते हैं उस समय, जैसे ही उनको लगेगा कि अच्छा ये थोड़ा वैल्यू इमर्ज हो रही है। तो इंडियन मार्केट वेल सपोर्टेड है। एक सेक्टर रोटेशन जरूर होता रहेगा। और आई थिंक जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यही राय है कि जो अच्छी कंपनियां हैं, जो कंपाउंडिंग स्टोरीज हैं, उनकी तरफ ध्यान दें। और थोड़ा जो स्पेकुलेटिव टाइप कंपनीज है उनसे बच के रखें। सर लास्ट क्वेश्चन, फिर करंट सिचुएशन को देखते हुए इंडिया में, भारत की स्टोरी में सबसे बढ़िया सेक्टर आपको कौन सा लगता है, जो अभी भी आपको लगता है कि यहाँ से परफॉर्म करना चाहिए? देखिए, ऐसा है ना, देश चलेगा तो सब कुछ चलेगा ही। अ, तो जी। ऐसा कुछ नहीं है, तो जो इंडिया फोकस सेक्टर है उन पर फोकस करे रखें। हाँ। इसमें बैंकिंग हो गया, इंफ्रा हो गया, कैप गुड हो गया, अभी सिक्लिकल अपटर्न है, ये सब चलने वाले ही हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं, बारी बारी से चलेंगे, कोई अभी चलेगा, कोई थोड़े दिन बाद चलेगा। ओके, तो डोमेस्टिक फोकस वाली स्टोरीज ज़्यादा चलती हुई यहाँ दिखेंगी। और राकेश जी कह रहे हैं कि चीन की स्टोरी में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तब शायद वो पटरी पे आ पाएँ। ये केवल पोजिशनल या शॉर्ट टर्म की ट्रेड जिसके इस मेटल में इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है, और नॉन फेरस में खास तौर पे कॉपर में तेज़ी हो सकती है, क्योंकि ईवी वगैरह की डिमांड वहाँ पे है। राकेश सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और धन्यवाद। समझाने के लिए कि इस समय दुनिया में चल क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।